मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में आज का टॉपिक रहेगा माध्यम का निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक। शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे भविष्य में कोई भी नई वीडियो अपलोड होने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले हम पढ़ेंगे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक और उसके पश्चात निरपेक्ष अपवर्तनांक। माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जिसमें पहला नियम था साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। यानी पहले माध्यम में आपतन कोण के साइन और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को हम 1 और 2 लिखते हैं। वास्तव में यह नियतांक ही हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। 1 और 2 को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण पहले माध्यम अर्थात जल से दूसरे माध्यम में जैसे कांच प्रवेश करती है, तो पहला माध्यम हमारा जल हो गया और दूसरा माध्यम हुआ कांच। पहले माध्यम अर्थात जल में आपतन कोण मान लीजिए आई आता है और दूसरे माध्यम अर्थात कांच में अपवर्तन कोण आता है आर। तब साइन आई अपॉन साइन आर एक नियतांक होगा, जिसे हम 1 और 2 लिखते हैं। अब इस 1 और 2 को हम कहेंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अर्थात सापेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो हमेशा तुलनात्मक होता है। इसमें हमेशा किरण किसी पहले माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है और तब जो ये अनुपात आता है साइन आई अपॉन साइन आर का, इसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और सामान्यतः इसी को हम 1 और 2 लिखते हैं। यदि ये माध्यम हमारे लिए दिए गए हों या इन माध्यमों के नाम हमें ज्ञात हों, तब हम 1 और 2 के स्थान पर इनके नाम लिख देते हैं। जैसे अज्ञात माध्यम है 1 और 2, तब हम लिखेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1 और 2। ये 1 और 2 सफिक्स और प्रीफिक्स हैं, यानी छोटे लिखे जाते हैं एन के नीचे। यदि 1 और 2 माध्यम हमको ज्ञात हों, इनके नाम ज्ञात हों, तब हम इस 1 और 2 के स्थान पर इन माध्यमों के नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण पहले माध्यम में आती है और वो माध्यम हमारा जल हो गया और दूसरे माध्यम में जिसमें जाती है वो मान लीजिए कांच हो गया। तो अब हम कहेंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और इसको अब हम 1 और 2 के बजाय लिखेंगे WNG। या W हमारा वाटर को दर्शाता है और G हमारा ग्लास यानी कांच को दर्शाता है। यदि हमारे माध्यम हवा और पानी है, यानी किरण हवा से आती है और पानी में जाती है, तब हम 1 और 2 की जगह पर लिखेंगे A और W। यहाँ A हमारा दर्शाएगा एयर के लिए और W दर्शाएगा हमारा वाटर यानी पानी के लिए। और तब हम इसे कहेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। जिस माध्यम में किरण जाती है अर्थात दूसरे माध्यम, उसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है पहले माध्यम के सापेक्ष। तो ये सामान्यतः 1 और 2 लिखा जाता है। इसी 1 और 2 को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यदि किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही हो, तब ये लिखा जाएगा 2 और 1 और तब ये पढ़ा जाएगा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इस n में जो बाद में लिखा होता है उसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है। जैसे 1 और 2 लिखा हुआ है तो 2 अर्थात दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा। यदि लिखा हुआ है 2 और 1 तो 1 अर्थात पहले माध्यम का अपवर्तनांक होगा। यदि हमारे पास माध्यम 4 है, मान लीजिए कोई 4 माध्यम है लगातार और चारों ही माध्यम पारदर्शी हैं, जैसे वायु, जल, पेट्रोल और कांच, मान लीजिए चारों क्रमानुसार है माध्यम। तो अगर हम बात करते हैं पहले 2 माध्यमों की, तो कहा जाएगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और तब लिखा जाएगा 1 और 2। यदि हम दूसरे और तीसरे की तुलना करें तो तब किरण दूसरे माध्यम से तीसरे में जाएगी, तब कहा जाएगा दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक
और तब इसे लिखा जाएगा 2n3। इसी प्रकार यदि किरण तीसरे माध्यम से चौथे में जा रही हो तो लिखा जाएगा 3n4 और कहा जाएगा तीसरे माध्यम के सापेक्ष चौथे माध्यम का अपवर्तनांक। यदि इनमें हमको माध्यमों के क्रम के बजाय इनके नाम दिए गए हों या हमको इनके नाम ज्ञात हों तब हम 1, 2 या 3 के स्थान पर इनके नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ज्ञात माध्यम है हवा, पानी या कांच, तब हम इनके लिए अगर हवा है तो यानी एयर के लिए हम ए लिख देंगे, जल है तो वाटर के लिए लिखेंगे W, और यदि कांच है तो ग्लास के लिए लिखेंगे हम G। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण पानी से कांच में जाती है तब हम कहेंगे पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और तब हम लिखेंगे WnG। इसी प्रकार यदि कोई प्रकाश किरण कांच से हवा में जा रही हो तब हम कहेंगे कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक और तब इसे लिखा जाएगा GnA। तो जब भी कभी सापेक्ष अपवर्तनांक की बात होती है तब यह अपवर्तनांक तुलनात्मक होता है। सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए न्यूनतम 2 माध्यमों का होना आवश्यक है। पहले माध्यम से किरण दूसरे किसी माध्यम में जाती है और दूसरे माध्यम का ही अपवर्तनांक निकाला जाता है जो कि पहले माध्यम के सापेक्ष होता है। इस प्रकार जब कोई भी प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो पहले माध्यम में आपतन कोण के साइन और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण के साइन, इन दोनों का अनुपात ही इन दोनों माध्यमों का सापेक्ष अपवर्तनांक होता है जो कि पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। यानी sin I अपॉन sin R बराबर 1n2 या माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो आगे आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए इसमें अपवर्तनांक तुलनात्मक नहीं होता, इसमें 2 माध्यम नहीं होते, इसमें कोई एक ही माध्यम होता है जिसमें कोई प्रकाश किरण प्रवेश करती है। मान लीजिए हम चंद्रमा पर हैं या अन्य किसी ऐसे ग्रह पर हैं जहां पर वायुमंडल नहीं है, हमारे पास कोई भी पारदर्शी माध्यम है जैसे जल या कांच, तो प्रकाश तो वहां भी होगा और प्रकाश किरण जब हमारे जल में या कांच में प्रवेश करेगी तब वहां प्रवेश करने से पूर्व कोई वायु के समान अन्य माध्यम नहीं होगा। यानी प्रवेश करते समय किरण या तो निर्वात में होगी या निर्वात के बाद सीधे उस माध्यम में प्रवेश करेगी। तो यहां तुलना करने के लिए हमारे पास कोई दूसरा माध्यम नहीं है, केवल एक ही माध्यम है जिसमें प्रकाश किरण प्रवेश करती है। जब कोई प्रकाश किरण निर्वात से चलके किसी माध्यम में प्रवेश करती है तब यहां पर भी माध्यम से पहले जब किरण होती है तब वह अवलंब के साथ कोण बनाती है जिसे कहते हैं आपतन कोण, और माध्यम में प्रवेश करने पर बनाती है किरण अपवर्तन कोण। तो यहाँ भले ही माध्यम एक है लेकिन यहाँ पर भी किरण 2 कोण बनाएगी, एक माध्यम से पहले निर्वात में आपतन कोण और दूसरा माध्यम में अपवर्तन कोण। यहाँ पर भी हम पहले ही की तरह sin I और sin R का अनुपात हम लोग निकालेंगे। यही अनुपात हमारे माध्यम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। यहाँ हमें 1 and 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल n ही लिखेंगे। पहले ही की तरह sin I और sin R का अनुपात हम लोग निकालेंगे। यही अनुपात हमारे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। देखिए इस सारणी में कुछ पारदर्शी माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक दिए गए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक के लगभग बराबर होता है। मतलब कहने का यह है कि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.5 होता है। तो यदि हम निरपेक्ष के बजाय वायु के सापेक्ष निकालें तो भी कांच का अपवर्तनांक लगभग 1.5 ही आएगा। पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33 होता है। यदि हम निरपेक्ष के बजाय पानी का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं तो भी लगभग 1.33 ही होता है। मतलब कहने का यह है कि वायु का व्यवहार भी प्रकाश के लिए लगभग निर्वात के समान ही होता है। यानी बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता यदि प्रकाश किरण वायु में आती है या निर्वात में आती है। सिद्धांत रूप से अंतर आता है बहुत कम। आप देखिए सारणी में
वायु का जो अपवर्तनांक है निर्वात के सापेक्ष वो लगभग निर्वात के बराबर है, वो लगभग एक ही है। लेकिन जब केवल तुलना की जाती है अपवर्तनांकों की, तब वायु और निर्वात में अंतर तो होता है, यानी बिल्कुल निर्वात और वायु का व्यवहार एक समान नहीं होता, लेकिन लगभग एक समान होता है। इसलिए हम प्रकाश का व्यवहार वायु में भी निर्वात के समान ही मान लेते हैं। मैंने शुरू में लिखवाया भी था कि प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब कहने का यह है कि प्रकाश वायु में और निर्वात में जब चलता है तो अंतर तो होता दोनों में, माध्यमों में, लेकिन वो इतना अंतर कम होता है, इतना कम होता है कि वो उपेक्षणीय होता है, उसकी हम उपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन जब तुलना की बात आती है तब वायु का सापेक्ष अपवर्तनांक निर्वात की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा होता है, बहुत मामूली सा अंतर होता है। अब आपके लिए अगर क्रमानुसार विकल्प छांटने के लिए आ जाए कि इन माध्यमों के अपवर्तनांक को घटते या बढ़ते क्रम में लिखिए, तो ध्यान रखिए वायु का अपवर्तनांक निर्वात से बहुत थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक की हम बात करें तो निर्वात का 1 होता है और वायु का 1.003 होता है, तो इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। तो निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक में बहुत अंतर नहीं है। जब 2 माध्यम होते हैं और प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे में जाती है, तब हम साइन आई और साइन आर के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यही प्रकाश किरण जब निर्वात से सीधे किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तब हम उस माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए इस सारणी में, यानी इस टेबल में जो आपके लिए पारदर्शी माध्यमों के अपवर्तनांक दिए गए हैं, ये सभी निरपेक्ष अपवर्तनांक हैं। अपवर्तनांकों से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण बात होती है माध्यमों की सघनता या विरलता, यानी कोई माध्यम कितना सघन अर्थात डेंस या कितना विरल अर्थात रेयर है। तो माध्यमों की सघनता या विरलता भी निरपेक्ष अपवर्तनांक की ही माप है, लेकिन यह तुलनात्मक होती है, अर्थात कोई माध्यम सघन या विरल जो होता है वो किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष ही होता है। यानी अगर ये कहा जाए कि कोई माध्यम विरल है तब वह किसी अन्य माध्यम से विरल होगा, या ये कहा जाए कि कोई माध्यम सघन है तब यह किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा सघन होगा। यानी सघन और विरल जब बात होती है तब वह किसी न किसी अन्य माध्यम के अपवर्तनांक से तुलना ही होती है। कोई माध्यम सघन भी होता है और विरल भी होता है, लेकिन वो सघन है या विरल यह किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष तुलना करने के पश्चात ही पता चलता है। जैसे अगर कहा जाए जल, तो जल एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो विरल भी है और सघन भी है। देखिए जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, जबकि वायु का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है। यदि हम जल की तुलना वायु से करते हैं तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक अधिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जल वायु की तुलना में कुछ सघन है। इसके विपरीत कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। अब यदि हम इसी जल की तुलना कांच से करते हैं तो जल का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जल कांच की अपेक्षा विरल है। यही जल कांच की अपेक्षा विरल है क्योंकि इसका अपवर्तनांक कांच से कम है, अतः कांच के सापेक्ष विरल हो गया। इसी प्रकार 2 माध्यमों में जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है वह माध्यम विरल होता है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है वह माध्यम अपेक्षाकृत सघन कहा जाता है। देखिए जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब के पास आती है या अभिलंब से दूर हटती है। तो किरण का अभिलंब के पास आना या दूर हटना माध्यमों की सघनता पर ही निर्भर करता है। यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन में जाती है तब वह अभिलंब के समीप आती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अर्थात तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से छोटा होता है। इसके विपरीत जब किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब से दूर हट जाती है, अर्थात इस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण I से
बड़ा हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए, जब जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब वह अविलंब से दूर हटेगी। इसके विपरीत जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तब वह अविलंब के पास आएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।